ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फिल्म मेकिंग एंड राइटिंग क्या होती है? आई एज अ डायरेक्टर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पोटेंशियल पे पहुँचूँ, अच्छा करूँ, इम्प्रूव करूँ। आप नहीं पहुँचो? नहीं, नॉट एट ऑल। ये बहुत इंस्पिरेशनल है सारों के लिए। सबसे ऑल एनकम्पसिंग फिल्म कौन सी रही है आपकी, जहाँ आप पूरे तरीके से डूब गए थे उस फिल्म में? रॉकस्टार शायद वो फिल्म थी। हर आर्टिस्ट की फेवरेट। थैंक यू फॉर कुन फाया कुन। मेरी लाइफ के सबसे लो मोमेंट्स में मैंने उस सॉन्ग को सुना। क्या बात है। पहली बार कैसे सोचा था कि इस गाने को फिल्म में डालना है? बचपन में ना ऋग्वेद की एक लाइन पढ़ी थी, देन इवन नथिंगनेस वाज नॉट। हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। तो कि आपकी खुद की लेगेसी कितनी पावरफुल है। अभी आपने ये बात कह दी है ना, तो मैं थोड़ा प्रेशर्ड फील कर रहा हूँ। I think very few people in the universe can enhance an इम्तियाज अली vision. No, that's not true. कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद शो ऑफ कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर। रहमान साहब, काम के अलावा उनसे बातें होती? हाँ जी, काम के अलावा ही बहुत सारी बातें होती है उनके साथ। रहमान सर के साथ ना बहुत ही मैच्योर कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि हम वहाँ ज्ञान बांट रहे होंगे, बिल्कुल ही नहीं। आपने तमाशा क्यों बनाई? उस फिल्म से मिला क्या आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। एक लेडी खड़ी थी और वो देख रही थी मुझे अजीब सी आंखों से, जैसे कि मुझे ब्लेम कर रही हूँ, और कहा कि ये फिल्म तुमने बहुत देर से बनाई। ये फिल्म तुमको पहले बनानी थी, अब तो बहुत देर हो गई। ब्रेक्स लेते हो काम से? काम ही एक ब्रेक है हमारा। हमने तो काम ही वो, मतलब वी आर लकी टू बी डूइंग द जॉब दैट इज लाइक पास टाइम फॉर अस ना। मतलब अगर मुझे और कुछ अगर मुझे अपने आप को एंटरटेन करना होता है तो फिर मैं कुछ कहानी सोचता हूँ, लिखने भी लगता हूँ और उसके बारे में बात करता हूँ। तो आई थिंक ब्रेक लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है अपने काम में। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जी, आप एक फिल्म को क्रिएट कैसे करते हो? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मतलब आई एम अज्यूमिंग कि पहले एक थॉट आती है आपके दिमाग में। देखिए, 0 to आई विल से 30-40% तो अपने आप होता है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता। मेरे साथ ये होता है कि मैंने किसी को कहीं देखा या कुछ सुना और वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई और वो कहीं अपने आप ही काम कर रही है। यानी कि मैं कहीं बैठा हूँ तो उसका ख्याल आता है कि मैंने उस लड़की को उस बस स्टॉप पे देखा था, या वो दोनों लोग वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, या एक पार्क में एक लड़की अकेले बैठ के रो रही थी और उसको मालूम था कि लोग देख रहे हैं फिर भी वो रोती जा रही थी। ये चीज़ जहन में रह जाती है। फिर इसके बारे में ना एक इमेजिनेशन अपने आप ही चलने लगती है कि क्या हुआ होगा यार, वो घर जो मैंने देखा था ट्रेन से गुजरते हुए, जिसके अंदर एक आदमी खड़ा होकर के एक बच्चे को डांट रहा था, उसके बाद क्या हुआ होगा मेरे गुजर जाने के बाद, या उसके पहले क्या कारण रहे होंगे जिस वजह से ये घटना घटी है। सो क्या हुआ होगा और क्या होगा, एक समझ लो कि एक वो बन जाता है, इट बिकम्स लाइक ऑन इट्स ओन, लाइक अ डिजीज़। वो इन्फेक्शन चलता रहता है दिमाग के अंदर। बहुत देर के बाद पता चलता है कि आप ना उस कहानी को लोगों को बोल रहे हो, सुना रहे हो, जैसे कि ये सच में घटना है, बातों बातों में उस चीज़ को ला रहे हो। इस तरह से करते करते ना 30-40% अपने आप हो जाता है। जब लगता है कि यार ये कहानी बन गई है, दिमाग में कुछ है, अब इसको लिखना चाहिए, तो फिर वो लिखने का काम शुरू होता है। तो और 10% 20% उसमें चला जाता है। देन फिर लोग आ जाते हैं कि इसमें फिल्म बन सकती है क्या, कास्टिंग वगैरह, प्री प्रोडक्शन, धीरे धीरे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब कास्टिंग होती है, आप स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं, आप लोगों से टीम बनाते हैं, उसके बाद आप शूटिंग पे जाते हैं। शूटिंग सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ होती है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर भी आप चेंजेस करते रहते हैं। वहाँ पर भी आप स्क्रिप्ट को कभी कभी एकदम मूलभूत तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। मगर बड़ा मज़ेदार इसलिए होता है क्योंकि सारी खिड़कियाँ खुली होती हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी लगी होती है, वो सारे अपने अपने थॉट्स अपनी अपनी तरीके से, वो एनर्जी बड़ी कंटेजियस होती है, बड़ा मज़ा आता है। और उस भीड़ में ना एक सन्नाटा भी होता है जिसमें आप बहुत क्लियरली सोच सकते हैं। तो वो मुझे, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि वो शूटिंग के मज़े के लिए ही मैं स्क्रिप्ट लिखने को बर्दाश्त करता हूँ। एंड उसके बाद फिर एडिट होता है, जब वो आप लाइक 80-90% वो होता है। फिर साउंड, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें होती है, हर चीज़ बहुत मज़ेदार होती है फिल्म मेकिंग में। सो प्रोसेस ये होता है यार, जो मैं एक कॉमन सेंसिकली कह सकता हूँ, मगर ये भी कह सकता हूँ कि हर फिल्म का एक अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि हर एक इंसान की एक अलग शख्सियत होती है, लिटरली उसी तरह चाहे। और मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो है ना भाई, ये इस तरह का प्राणी है, ये इस तरह से चलेगा, इसका रिदम ये है। सो ये कह सकता हूँ मैं। आपका प्रेजेंस ही एथीरियल है। इस रूम में आने के बाद रूम की एनर्जी बदल गई है। ये आपकी वजह से हो रहा है, आपने एकदम मैचिंग वाले कपड़े भी पहने हैं स्पेशली फॉर दिस, क्योंकि मैं ब्लेंड इन करना चाहता था। इट्स ऑल अबाउट इम्तियाज अली टुडे। अरे नहीं, जेन्युइनली, मतलब मैं सोच समझ के कपड़े पहनता हूँ शोज के लिए। बहुत अच्छी बात है, मतलब करना ही चाहिए, व्हाई नॉट।
ये ऑनेस्टली मैंने फिल्म डायरेक्टर से ही सीखा कि इफ़ यू आर इन अ क्रिएटिव प्रोसेस इट शुड बी ऑल एनकम्पसिंग, हर एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए जी। सबसे ऑल एनकम्पसिंग फिल्म कौन सी रही है आपकी? देखिए, चमकीला की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत रीसेंट है, तो उसको हटाते हुए मुझे लगता है रॉकस्टार शायद वो फिल्म थी, ऑल एनकम्पसिंग। हर आर्टिस्ट की फेवरेट शायद। हाँ, हो सकता है। और उसी वजह से, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी भी ऑल एनकम्पसिंग फिल्म शायद वही थी, जिसमें हम सब बहुत ही ज़्यादा डूब गए थे। मतलब हमारे मुझे पता चला कि शूटिंग के ख़त्म होते होते तक मैं 10 किलो मेरा वेट लॉस हो चुका था, मेरे बाल वाल उड़ गए थे थोड़े बहुत। एंड रूमी भी चाहते थे कि रॉकस्टार बने। ये रूमी भाई तो अपने आप ही आए, मैंने तो उनको बोला नहीं, मैं तो वाकिफ भी नहीं था, मैं नहीं जानता था उनके बारे में बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी रहा है। मैंने बहुत बार रॉकस्टार देखी है, मैंने हमेशा ही सोचा कि आई अज्यूम इम्तियाज सर वाज इंस्पायर्ड बाय रूमी एंड देन मेड रॉकस्टार। ऐसा नहीं है? क्वाइट द कॉन्ट्ररी। वाह। मुझे मालूम था इनके बारे में, एक दो इनके शायरी या इनके काफ़िए मुझे शायद मालूम भी थे, मगर उससे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से और क्यों कह रहा हूँ मैं कि रूमी खुद ब खुद चल के आए थे रॉकस्टार में। हम लोग एक गाने की बिगिनिंग शूट कर रहे थे और उसमें ना ड्रम्स हमने रिकॉर्ड किए हुए थे, अभी तक उसकी लिरिक्स नहीं थी, हमने खाली ड्रम्स रिकॉर्ड किए हुए थे, वो दंग ऐसे करके, क्योंकि उस पोर्शन में उस म्यूज़िक के साथ मुझे शूट करना था एक गाने की बिगिनिंग, जो गाना बाद में बनेगा, गाने की बिगिनिंग। और जब वो शूट कर रहे थे हम, उसमें वो होता है कि अगर आपने फिल्म देखी ना कि जॉर्डन को पुलिस ज़बरदस्ती उठा के हॉस्पिटल के बाहर से ले जा रही होती है और वो चीख रहा है और वो चिल्ला रहा है और वो मार रहा है, मार खा भी रहा है। वो एक वहशत वाला माहौल था और उसके लिए ये ड्रम्स रहमान सर ने बनाए थे टू इंस्पायर मी। और मैं सोच रहा था कि कैसा गाना बनेगा, इसके बाद कैसा गाना बनेगा। मेरा एक दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसका नाम सत्यार्थ है। उसने वहाँ से मुझे ना कोई SMS सा किया यूं ही, और उसने एक SMS में उसने कहा रूमी क्या कोटेशन, एंड उस रूमी के कोटेशन में था The hunting falcon hears the sound of the drums, come home, come home. वहां से मुझे लगा कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये वही बात है जो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, कम होम, घर आ जा, परिंदा, फैल्कन, वहां से वो थॉट्स शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा लगा कि यार ये रूमी हैज बीन वेयर आई एम ट्राइंग टू गो। हमने उसी को तोड़ करके आप देखिए कि नादान परिंदे घर आजा गाना बनाया, जो वही वाला गाना है जिसमें ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। सो देन आई रियलाइज, उसके बाद फिर जब हम कहीं और किसी और चीज़ की बात कर रहे थे, तो एक सीन है जहाँ एक मैदान सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि यार ये जो जॉर्डन है, और ये मुझे भी लगता था कि मैंने ऐसा क्यों, इसको जेलसी की फीलिंग क्यों नहीं हो रही कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है जिससे ये अगर प्यार करता है या जो भी कुछ है, तो वो तो शादीशुदा है, तो इसको ना जलन क्यों नहीं हो रही है और इसको गिल्ट क्यों नहीं हो रहा उसको टच करने में या उससे मतलब इन्वॉल्व होने में। तो मुझे लगा कि ये जो बंदा है ना, ये एक्चुअली ये दुनिया के सही गलत में है नहीं। और हमने वो सीन शूट किया था जहाँ आफ्टर मैरिज इनका ना एक थोड़ा सा मतलब दे गेट अ लिटिल फिजिकल, और लड़की उसको ठेल के चली जाती है, और वो एक मैदान में था। somehow here or around this time then I got to know this other quotation of Rumi कि beyond all concepts of wrongdoings and right doings there is a field, मैं वहाँ मिलूंगा तुझे। And the film has begun with that quotation. Because again, I feel that actually everything that I'm trying to say or the film is trying to say has already been said in this couplet actually. So I think Rumi came in and helped us out. And I don't mean it in a supernatural way. I mean it in a way like there is some kind of serendipity, or there is कभी-कभी वो होता है ना कि जब आप another quotation की जो आप ढूंढ रहे हैं वही आपको भी ढूंढ रहा है. What you seek is seeking you. हमारी खिड़कियां दरवाजे खुले हुए थे उस तरह की थॉट के लिए, एंड दैट इज व्हेन द ब्रीज ब्रॉट रूमी इन। वाह। मैंने हमेशा ये सोचा था कि यू क्रिएटेड द फिल्म बेस्ड ऑन द कोट्स। नहीं यार, उल्टा, क्वाइट द रिवर्स। ये आप क्यों कह रहे हो कि सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं था? क्योंकि इसमें कुछ सुपरनैचुरल नहीं है ना, कि जिस चीज़ की तलाश में आप होते हैं वो चीज़ आपको दिख जाती है। अगर आप एक भीड़ में भी हैं और आप रेड कलर के बारे में ऑब्सेस्ड है, तो हर चीज़ जो रेड है वो आपको पहले दिख जाएगी। That's why it might not have been, because हमारे जो एंटेना थे ना वो ट्यून्ड थे उस डायरेक्शन में जहाँ पे रूमी बसते हैं, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी कैच हो गई। बहुत रैंडम चीज़ कहनी है आपसे। करिए ना। आई होप कि एक दिन आप हॉरर मूवी बनाए। अरे यार, I'd love to। बट सुपरनैचुरल नहीं हो। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, बट why not? Why haven't you made it yet? I'm trying to think of how it should be in the way that it can be very enticing, अगर उसमें ना कोई अच्छा कोई एंगल हो, यानी कि ये सिर्फ ये ना हो कि हमें लोगों को डराना है, उसमें कोई और भी बात हो। एक दो कहानियाँ मैंने कभी सोची भी थी, लोगों ने बताई हैं
बट अभी तक वो बात आगे बढ़ी नहीं है एंड होपफुली यार एक दिन ज़रूर विल मेक अ गुड हॉरर फिल्म। आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है? हिंदी में तो मधुमती मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें देखो ये एंगल है, इट्स नॉट ओनली अ हॉरर फिल्म, यू नो देयर इज हॉरर बट देयर इज आल्सो अदर थिंग्स। मुझे वो अंग्रेजी में द एग्जॉर्सिस्ट बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर फिल्म है, बट इट्स अ क्लासिक फिल्म। द फैक्ट दैट इट इज़ हॉरर इज़ क्वाइट बाय द वे, मतलब हॉरर के अलावा भी वो बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसी कुछ फिल्म अगर दिमाग में आएगी तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप हॉरर फिल्म बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होगी या इट बी मोर इन एन एथीरियल जोन, कि आपको अब पता नहीं? मुझे पता नहीं यार, मुझे पता नहीं। मगर एक बार एक ख्याल आ रहा था, एक ना मधुबाला जी का बंगलो हुआ करता था, उसको कहते थे किस्मत बंगलो, अब वो रिकंस्ट्रक्ट हो गया है। वहाँ पे ना शूटिंग रात को नहीं देते थे, या रात को लोग किया नहीं करते थे, उनको क्योंकि ऐसा कुछ प्रचलित हो गया था कि यहाँ पे ना मधुबाला जी की आत्मा आती है, ऐसी कोई बात होती थी। ऐसा कुछ था नहीं शायद, बट लोग ऐसा मानते थे। तो उस वक्त मैंने रात को वहाँ काफ़ी शूटिंग की थी, मुझे लगता था नहीं ऐसा डोंट वरी, और मैं उसके अंधेरे जगहों पे भी जा करके रात को ना बैठता था अकेले में, और मुझे लगता था कि आएंगे क्या हालांकि मैं विश्वास उस तरह से नहीं करता हूँ, बट वो फीलिंग मुझे याद है। वो फीलिंग जो थी वो हॉरर की भी थी मगर उसके अलावा भी थी। देयर वाज अ सेंस ऑफ ऑ एंड रोमांटिसिज्म, नॉट रोमांस रियली। सो इन दो चीज़ों का मिश्रण बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हुए आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पास आए हो कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस के? क्योंकि आई अज्यूम अ गाय लाइक यू हु इज दैट मच ऑफ अ चैनल has had some kind of experiences. No, I wouldn't say so. Okay. I would say that ऐसा बहुत बार हुआ है जब बदमाशियाँ की हैं मैंने, यानी कि कॉलेज में लोगों को ऐसी एक्टिंग करके दिखाई है जैसे कि मैं पोजेस्ड हूँ और उस तरह की शरारतें की हैं ज़रूर, बट ऐसा मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि कुछ सुपरनैचुरल दरअसल हुआ है मेरे साथ। आप कॉलेज में कैसे थे? मैं कॉलेज में अपने आप को बहुत ही हीरो समझता था, एंड मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, और वो मेरे साथ कॉलेज में भी थे। तो मैं मतलब बहुत सारे हर चीज़ में प्रोटेस्ट करना, लोगों की खिलाफत करना, वो एक थोड़ा सा जज्बा था कि हम समाज को बदल ही देंगे और बड़ा कूल तरीके से बदलेंगे हम। मैं नाटक बहुत किया करता था, स्ट्रीट थिएटर भी बहुत किया करता था, और मंडी हाउस में प्रोफेशनल टाइप के प्लेज, और कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था, तो काफ़ी बिजी रहा करता था। और थोड़ा सा एक ऐसी थी कि हम लोग समाज को बेटर करेंगे, और उस तरह से एक जज्बा रहता था। लाइफ में क्या करना था तब? देखिए मैं बहुत ड्रिफ्ट करते करते यहाँ पर आया हूँ एक्चुअली। रैंडम चीज़ें हुई हैं? काफ़ी रैंडम चीज़ें हुई हैं, और रैंडम चीज़ें भी नहीं हुई हैं एक्चुअली, एक्सीडेंट्स हुए हैं, यानी कि चीज़ों पे मैं फेल कर गया हूँ, अनसक्सेसफुल रहा हूँ। अनसक्सेसफुल जो मैंने बहुत सारी चीज़ें चाही वो नहीं हो सकी, उसकी वजह से जो हुआ वो ज़्यादा प्रभावशाली रहा मेरी ज़िंदगी में। एंड उस तरह से ड्रिफ्ट करते करते मैं एक्चुअली फिल्म डायरेक्टर बन गया। पर आपने सही क्या किया? पता नहीं, मैं हमेशा इससे जुड़ा रहा, परफॉर्मिंग आर्ट से फॉर सम रीज़न जुड़ा रहा। मैंने नाटक किए, लिखा, ये सब काम मैं करता गया था, ये सही किया था। और बहुत सारे गलत डिसीजंस को मैंने पूरी तरह से निभाने की कोशिश ज़रूर की है, और हाँ ऐसे था। और जब मौका मिला तो मैं एक्चुअली जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं बहुत गहरा उतर गया था काम में। फिर वो काम के डेडलाइंस और काम के प्रेशर्स वगैरह से बहुत बियॉन्ड जा कर के काम कर रहा था, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे उसी में रिलीफ मिल रहा था। कंटेंट में हम अक्सर मेंटर्स को ढूंढते हैं, अगेन वी डोंट हैव एनी गाइड्स और रेफरेंस पॉइंट्स। मेरे मेंटर है जाकिर खान भाई, एंड ये टोल्ड मी दैट दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं, एक्चुअली आर्टिस्ट भी नहीं, प्रोफेशनल्स, दो किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं। देयर आर 100%ers एंड देयर आर द वंस हु आर नॉट। या तो आप 100% दे देते हो हर काम में, या तो आप नहीं देते, दैट्स इट। और एक्चुअली 100%ers बहुत कम होते हैं दुनिया में। आप इन माय आइज जो भी आप कह रहे हो, आप 100%er थे और हो। I think ये prerequisite है to be a successful film director also. I can't say, yaar. I can't say. I feel that I mean, Zakir is a wise guy, but I feel that अगर मैं सोचूं ना कि 100% क्या होता है ना, इसकी परिभाषा चेंज करती रहती है यार। I feel this is 100%, but once I go there, I realize no, it's only 87%. क्योंकि अभी कुछ और भी कुछ और है। या मैं सोच रहा था ये 100% है, नहीं, मगर ये 150% है। 50 करने की जरूरत नहीं थी, ये करो। जी। Super focus, things like that. I feel the goalpost keeps changing, and that is the journey. That is what makes journey interesting. College में, जी, romantically speaking, आपका दिल टूटा था? नहीं, मेरा दिल कॉलेज में romantically speaking नहीं टूटा था। और हाँ, ये कहानी बिल्कुल autobiographical नहीं है रॉकस्टार वाली।
हाँ, ये नहीं टूटा था। और मुझे ना इस बात के बारे में काफ़ी डर भी लगता था कि इस तरह से हार्ट ब्रेक और ट्रेजेडी नहीं होने की वजह से मैं कहीं एक ऑर्डिनरी इंसान बन के तो नहीं रह जाऊंगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट केम आउट इन रॉकस्टार। पर जिस तरह से आपने दर्द को दिखाया, वो भी एन आर्टिस्ट परसेप्शन ऑफ दर्द, ये बहुत रियल डिपिक्शन थी। तो मतलब क्या हुआ था आपकी लाइफ में, किस मोमेंट के दर्द को आपने कैप्चर किया था उस फिल्म में? यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, बिकॉज मैंने भी बहुत सोचा है कि किस वजह से वो सारी फीलिंग्स आई होंगी उस फिल्म में या किसी और फिल्म में। उसका ना डायरेक्ट सोर्स नहीं मिलता है ऑफन टाइम्स। वो जो एक्सप्लेनेशन है ना कि ये कॉज एंड इफेक्ट कि आपकी ज़िंदगी में यही हुआ तो फिर आपने फिल्म में वो दिखाया, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है। किसी एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं शॉन्टी, हम लोग बात कर रहे थे, उनको रॉकस्टार बड़ी पसंद है। उन्होंने कहा कि जब आपने कहा ना साडा हा कहते रख, उस वक्त की जो फ्रस्ट्रेशन और वो जो एक पैशन था वो प्रोटेस्ट का, वो ऐसे लगा कि हमारे खून से वो बात आ रही है। तो मैंने उसको बोला, यार कि तुमको किस बात का प्रोटेस्ट है, या क्या प्रॉब्लम थी तुमको ज़िंदगी में कि जिसकी वजह से तुमको स्ट्रगल करनी पड़ी? उसने भी कहा, यार मैं तो बड़ी प्रिविलेज्ड फैमिली का हूँ, मुझे ये प्रोटेस्ट की भावना क्यों आती है जिससे मैं कनेक्ट कर पाया साडा हक से। I was asking myself the same question. These are not events of my life. I feel, again, if you are a conductor, अगर आप माध्यम है तो फिर वो कहाँ से पकड़ रहा है, कौन सी एनर्जी कहाँ कैच कर रही है, इस पर आपका पूरी तरह से दारोमदार नहीं होता है। okay. बस स्टोरी बन जाती है, स्टोरी बन जाती है। और फिर मुझे भी लगता है, मैं इतना मूव्ड फील करता हूँ कभी कभी, मगर ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई हैं। हो सकता है कि मैंने किसी और का दर्द ले लिया हो, या पता नहीं। कभी कभी जैसा आइंस्टाइन कहते थे ना कि कोई 7% ऑफ द ब्रेन या 4 और 5% ऑफ द ब्रेन इज एक्चुअली इन आवर कंट्रोल। बाकी जो सबकॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो पता ही नहीं होता। और कभी कभी आर्ट में वो जाहिर हो जाता है और वो अपनी फोर्स से आता है। फिर आप जब सोचते हैं इसके बारे में, खास करके जब आपसे कोई पूछता है ये बात, या आप किसी इंटरव्यू में होते हैं, तो फिर आप ना एक चतुर आंसर देने की कोशिश करते हैं। बट मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर ना ये मिसलीडिंग हो सकता है। फिर वही होगा कि लोग अपने दिल तोड़ने की मशीन ढूंढते फिरेंगे। मैं हमेशा ये मानता था कि आर्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, इसलिए हमेशा आपके आर्ट को उसी नज़रिए से देखा मैंने कि शायद इफ़ नॉट ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, कुछ तो एक्सपीरियंसेस सर की लाइफ में हुए होंगे। 100% हुए हैं, राइट जी। मगर इसका जो ट्रांसलेशन है ना यार, वो एकदम प्योरली सिंपल अरिथमेटिक नहीं है। ये ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये कोई डिफिकल्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कंफ्यूज करने याद आ के गई लिए मुझे। नहीं बट फन, x² प्लस माइनस। ओके फेयर। सो आप समझ रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जरूर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड बट यू नॉट अरेस्टेड ओनली बाय द नैरोनेस ऑफ योर लाइफ। जी, इफ यू आर, मतलब अगर आप एम्पैथेटिक हैं तो आप जिससे मिल रहे हैं उसको भी आप सेंस कर सकते हैं, उसकी खुशी में खुश और उसके गम को समझ सकते हैं। तो फिर देन एन आर्टिस्ट कैन थ्राइव, आई फील। एंड मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिकेशंस हैपन इन अ सबकॉन्शियस मैनर। जब कुन फाया कुन की शूटिंग हो रही थी तब सेट पे एनर्जी कैसी थी? देखिए क्या हुआ, हमने जब शूट करने को हम जब अंदर गए ना, तो हमारे जितने प्लान्स थे ना सब चकनाचूर हो गए। हमें पता चला कि हम वहाँ ट्रॉली नहीं लगा सकते, हमारे सारे शॉट्स मूविंग थे। हमें पता चला कि हम कोई भी किसी, मतलब कैमरे के जो एंगल है ना, वो कभी भी हम मतलब ऐसा है कि किसी चीज स्टैंड पे भी लगा के ना दरगाह के हाइट के ऊपर नहीं रख सकते थे। ये सारी वहाँ की मान्यताएं थी। जब हम अंदर चले गए तो हमें ये सब पता चला। तो पूरा जो एक शॉट ब्रेकडाउन होता है ना कि मैं ऐसे गाना शूट करूंगा, ऐसे शॉट लूंगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, जीरो पे आ गए हम। फिर शॉट बाय शॉट हमने डिवाइस किया कि इसको कैसे शूट करें, उसको कैसे शूट करें। तो एक साइलेंट सी एनर्जी हो गई एज अ रिजल्ट। एंड उसमें क्या हो गया कि मैंने सोचा कि ठीक है, एक शॉट लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से जाते गए। एंड ठंड थी और लग नहीं रही थी लोगों को, और वो गाना चल रहा था जिस पे हम शूट कर रहे थे, एंड दैट लाइक इट्स ऑलमोस्ट एज दो सारे लोग ना एक रिदम में आ गए थे, सब कुछ एक रिदम में आ गया था। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मुझे याद है, मैं वहाँ पे ना एक फिल्म फेयर के एडिटर हैं जितेश पिल्लई, अचानक मैंने देखा वो बैठा हुआ है। वो बॉम्बे से दिल्ली कब आ गया और यहाँ पर मुझसे मिले बिना वो जाने वाला था। वो बोला, यार मैं ना, मुझे इच्छा ही नहीं हुई तुमसे आके मिलने की, यहाँ से जब मैं गाना सुन रहा हूँ बैठ करके कोने में। तो एक अजीब सी एनर्जी थी। एंड हम इतना सोच नहीं रहे थे कि ये कोई बहुत सारी डीप कुछ काम हो रहा है, हम काम ही करते जा रहे थे। और सब नंगे पैर ठंड में, एंड सारे लोग अंदर आ गए थे, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रह गया था। तो एक अलग सी दुनिया थी। और जब हम लोग, मैं सोचता हूँ उसके बारे में ना, तो शायद वो सबसे यूनिफाइंग एक्सपीरियंस था पूरे शूट का,
एक बहुत ही यूनिफाइंग सा एक्सपीरियंस था। हमें नहीं मालूम था कि लोगों को इतना प्रभावित करेगा ये गाना, या इसके कुछ विजुअल्स हैं जो शायद हमारी फिल्मोग्राफी में हमेशा हमेशा रणबीर की लाइफ में या मेरी लाइफ में, रहमान सर की लाइफ में रह जाएंगे। और वही होता है यार कि हमने बड़े मोहब्बत से, प्यार से, अदब से वहाँ पे काम किया। एंड मुझे इस बात का एहसास, एक और चीज़ थी पर्सनली, मुझे ना अमीर खुसरो की जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारे म्यूज़िक और लिटरेचर को, उससे मैं बहुत क्लोज रहा हूँ, क्योंकि बचपन से उस तरह के जो उनके गीत और ये सब मैंने सुने हैं। और ये मुझे मालूम था कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भक्त थे। और जिस जगह हम शूट कर रहे थे, शायद उस जगह कव्वाली का इजाद हुआ था, शायद उस जगह तराना का इजाद हुआ था। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वहीं पहली बार गाए गए थे। और श्रद्धा से, जिस श्रद्धा को बाद में हम लोग कहते हैं कि हाल या अलग अलग मिस्टिकल टर्म्स और म्यूज़िकल टर्म्स में कहते हैं, तो उसका मुझे बड़ा एहसास था यार, ये वही जगह है। अगेन जैसा चमकीला में था ना कि ये सच में हुआ है, तो मुझे लगता था ये वही जगह है, वो यहाँ बैठते होंगे और यहाँ इस तरह से ख्याल गाते होंगे। तो उसी तरह से हम लोग शूट कर रहे थे। कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हाँ, वही डिसाइड करते हैं कि यहाँ ये वाले विजुअल्स या ये वाली कला ज़्यादा फैलेगी दुनिया में।